नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं आज हिंदू में, एक प्रिजन रिफॉर्म्स से संबंधित और दूसरा सस्टेनेबल माइनिंग से संबंधित। ये जो आर्टिकल है यहाँ पे ये वैक्सीन हेजिटेंसी से संबंधित है। देखो, वैक्सीन हेजिटेंसी का कंसेप्ट ये बोलता है जब जनता के द्वारा इवन वैक्सीन के अवेलेबल होने के बावजूद वैक्सीन को लेने में डिले किया जाता है या फिर वैक्सीन को एक्सेप्ट करने में डिले किया जाता है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है वैक्सीन हेजिटेंसी। अब एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु में लिटरेसी अच्छी खासी है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा है। बट देखो, 16 जनवरी को जब ये कोविड-19 की वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट हुआ, पहले दिन सिर्फ 16% अपटेक रहा कोविड-19 की वैक्सीन का। ऐसा क्यों? तमिलनाडु में तो लिटरेसी अच्छी है ना, और वैसे भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और पहले फेज में तो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है। बावजूद इसके जो अपटेक है इतना कम क्यों है? तो इसके लिए आर्टिकल में कहा जाता है, एक तो देखो वही कोवैक्सीन वाली कंट्रोवर्सी कि अभी फेज 3 का डेटा आया नहीं है, एफिकेसी कोवैक्सीन की पता नहीं है, बावजूद इसके पहले ही कोवैक्सीन देनी स्टार्ट कर दी गई है अथॉरिटीज़ के द्वारा। और सिर्फ यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इवन कोविशील्ड वैक्सीन को लेके भी लोगों के काफ़ी कंसर्न्स हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ जैसे कुछ खबरें ऐसे आ गई कि एक पर्सन ने वैक्सीन ली थी, उसकी मौत हो गई। मीडिया को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए। एक्चुअली में बाद में पता लगा कि वो मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। जब मीडिया देखो पहले से ही ज़्यादा हाईलाइट करके ये खबरें दिखा देता है, तो आपको पता है आज के लेवल में लोगों का अटेंशन लेवल कितना कम है। वो फेक न्यूज़ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल हो जाती है और वैक्सीन को लेके तमाम तरह के संशय लोगों में पैदा हो जाते हैं, और इससे वैक्सीन हेजिटेंसी और ज़्यादा गहराई से इमर्ज होके आती हैं। बट देखो, सरकार को पहले से इन समस्याओं के लिए तैयार रहना चाहिए था। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी से तो हमारे देश में चल नहीं रहा है, बहुत पुराना है। पहले भी इस प्रकार की दिक्कतें आती थी। अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे पोलियो कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया है, और लोग किस प्रकार की बातों पर ध्यान देते हैं, कैसे लोग डरते हैं, सरकार भली भांति से इस बातों से परिचित थी। तो सरकार को पहले से इन इश्यूज को कंसीडर करना चाहिए था ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करने से पहले। अभी भी देर नहीं हुई है, सरकार को अपनी तरफ से पूरे प्रयास करने चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादातर जो लोग हैं वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद वैक्सीन ले ही ना, तो फिर कैसे हम कोविड-19 के अगेंस्ट जो लड़ाई है वो जीत पाएंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे क्वेश्चन देख लीजिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इस बार जीएस पेपर 3 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल प्रिजनर्स के राइट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, जैसे ही कोविड-19 की महामारी आई, अवेयरनेस फैली कि अगर इस महामारी से निपटना है तो 2 गज की दूरी मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों की कैटेगरी ऐसी है जिनके द्वारा इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा सकता, और वो कैटेगरी है प्रिजनर्स की, कैदियों की। उनकी सिचुएशन का नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसी जगह पे बंद हैं जो कि पुअरली वेंटिलेटेड हैं, हवा अच्छे से आती जाती नहीं है, ओवर क्राउडेड हैं, जिस वजह से वहाँ पर 2 गज की दूरी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसे मान भी लिया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा, ये तो उनकी सज़ा का पार्ट है। देखो, अगर हम यूएस और यूके की बात करें, वहाँ पे तो बहुत सारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो प्रिजन की कंडीशंस पर नज़र रखते हैं कि वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं। जैसे देखो, एग्जांपल के तौर पर कैरोलाइन नास ने रिपोर्ट किया यूएसए में पिछले साल 27 मार्च को कि 40 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने फेडरल प्रिजन्स और इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स को
वायरस के अनकंट्रोल्ड ट्रांसमिशन के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बताया। सितंबर आते आते प्रिजन्स में 44 कोविड-19 के क्लस्टर्स थे आउट ऑफ 50। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के फिगर्स शो करते हैं कि सितंबर तक 883 प्रिजनर्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए और अक्टूबर आते आते ये आंकड़ा इंक्रीज हो गया। आप एक बात बताइए, क्या इंडिया में ऐसा एक्टिविज्म आपको देखने को मिला प्रिजन राइट्स के संदर्भ में? क्या ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इस जेल में बिल्कुल कोविड-19 का ये जेल जो है वो क्लस्टर बन गया है? नहीं। हमारे देश में तो प्रॉपर डेटा ही नहीं है कि कितने प्रिजनर्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। प्रिजनर्स के राइट्स के लिए हमारे देश में एक्टिविज्म काफ़ी ज़्यादा पुअर है। पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी होती है कि हाँ, इन्होंने गलत काम किया है तभी वो जेलों में बंद हैं। लेकिन देखो, ऐसा है नहीं। अभी आंकड़ा आगे आएगा। मेजॉरिटी ऑफ जो प्रिजनर्स हैं जो जेलों में बंद हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब अभी तक उनका जो अपराध है वो साबित हुआ ही नहीं है। और आगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आएगी डबल पनिशमेंट की। मान लीजिए कोई अंडर ट्रायल है, वो जेल में बंद है और बाद में जाके पता लगता है कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था, लेकिन जेल में बंद होने के कारण उसे वायरस का ट्रांसमिशन हो गया। तो सोच के देखिए, वो पर्सन जिसने कुछ कमिट किया ही नहीं, कुछ गलत किया ही नहीं, एक तो उसे जेल में बंद रहना पड़ा इतने समय तक इतनी इनह्यूमन कंडीशंस में, दूसरा उसको वायरस का भी ट्रांसमिशन हुआ सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जेल में रहा। तो कितनी ज़्यादा जस्टिस का कॉम्प्रोमाइज जिसे आप कह सकते हो, जबकि हमारा देश वो देश है जो प्रियम्बल में ही जस्टिस की बात करता है कि हमारे देश में जस्टिस को इंश्योर करने के लिए हम हर एक प्रयास करते हैं। लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो बाद में जाके बरी हो जाते हैं, उनके संदर्भ में ऐसा नहीं हो पाता है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है जो प्रिजन्स एक्ट 1894 है, इसमें साफ तौर पे बोला गया है जो प्रिजन्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जेलों में बंद जो कैदी हैं उनका पूरी देखभाल, वो बीमार होते हैं, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। देखो, पिछले कुछ सालों में सिचुएशन में सुधार तो हुआ है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से अब प्रिजन्स को कोरेक्शनल होम्स कहा जाने लगा है। इससे जो ह्यूमन सिविलिटी या फिर ह्यूमन डिग्निटी है वो बढ़ती है। प्रिजन जो वर्ड है वो अच्छा नहीं है। कोरेक्शनल जो होम वर्ड है ये ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को डिग्निटी प्रोवाइड करने वाला है। इसके साथ साथ 60 के आसपास मिनिमम सिक्योरिटी ओपन प्रिजन्स इस्टेब्लिश हुई हैं। ओपन प्रिजन्स का कंसेप्ट आपको पता है ना, कि दिन में आप बाहर जा सकते हो लेकिन रात को आपको सोने के लिए जेल में ही आना होगा। तो ऐसी 60 ओपन जेल्स इस्टेब्लिश हुई हैं। अभी देखो, हमारे देश में कोरेक्शनल होम्स में यानी जेलों में 4.5 लाख प्रिजनर्स बंद हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 3.3 लाख अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, यानी उनके खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है। देखो, जो सेक्शन 167 है सीआरपीसी का, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, इसके अनुसार अगर देखो किसी अपराध में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता 24 घंटों के अंदर अंदर, तो जो भी एक्यूज्ड हैं जिन पे शक है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। सीआरपीसी ऑफ 1898 स्पेसिफाई करती है कि ऐसे एक्यूज्ड को 15 दिनों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुई, फिर बाद में इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया कि 90 डेज तक ऐसे एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जा सकता है जिन केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती 24 घंटों के अंदर अंदर। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में उस गिरफ्तारी को इनडेफिनेटली भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और देखो, यही देखने को मिलता है छोटे छोटे क्राइम्स में कुछ एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि क्राइम छोटा सा था और उस क्राइम में मैक्सिमम सज़ा हो सकती थी 2 साल, लेकिन उस एक्यूज्ड ने ऑलरेडी 3 साल बिता दिए हैं जेल में, लेकिन अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। बाद में पता लगता है अरे इनको तो मैक्सिमम 2 साल सज़ा हो सकती थी, 3 साल तो इन्होंने ऑलरेडी बिता दिए हैं। फिर उनको कहा जाता है वकीलों के द्वारा कि आप अपना अपराध जो है वो स्वीकार कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द आपका जो मुकदमा है वो ख़त्म हो सके। ऐसा सिर्फ आपने मूवीज़ में नहीं देखा, असल में भी होता है कहीं कहीं। और वैसे देखो, जेलों में कंडीशंस तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हैं। ओवर क्राउडिंग, अगर एक प्रिजन में 100 लोग रह सकते हैं तो वहाँ पे 500 लोगों को ठहरा दिया जाता है।
लिविंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ भी उपलब्ध नहीं होती, साफ़ सफाई नहीं होती और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं होती। और कुछ जो राउडी एलिमेंट्स होते हैं, यानी प्रोफेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स जो जेलों में बंद होते हैं, वो दूसरे लोगों को तंग करते हैं, जग्गू दादा टाइप के लोग। और देखो, जब कोई एक्यूज जेल में बंद होता है तो सिर्फ वो पर्सन ही सफ़र नहीं करता, आप उस पर्सन की फैमिली के बारे में सोचिए कि जो पर्सन अभी एक्यूज्ड है वो जेल में बंद है, उसके बच्चों का क्या होगा। उसके बच्चे वंचित रह जाएंगे एक नॉर्मल चाइल्डहुड से, प्रॉपर एजुकेशन से, और उनके बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा समाज के क्रूल सेक्शंस के द्वारा, खास करके गर्ल चिल्ड्रन को। इसके बाद आर्टिकल में डबल पनिशमेंट की बात की जाती है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि एक तो देखो, वो लोग जो अभी अंडर ट्रायल हैं, जेल में बंद हैं, कल को मान लीजिए बरी हो जाते हैं, एक तो उन्होंने इतना सारा समय जेल में बिताया, वो वापस नहीं आ सकता, और जेल में ही अगर वायरस का ट्रांसमिशन हो जाए तो ये तो डबल पनिशमेंट वाली बात हो जाएगी ना, बिना क्राइम के ही। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। देखो, जेलों में, सभी जेलों में, चाहे वो सब जेल्स हों या फिर जेल हों, रिपीटेड टेस्टिंग होनी चाहिए और प्रॉपर इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए टेस्टिंग के लिए। अगर कोई कैदी कोविड पॉजिटिव मिलता है तो आइसोलेटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी कैदी जो कि कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, उसे बाकी कैदियों के साथ बंद करके नहीं रखा जा सकता, इससे तो वो जेल जो है वो कोविड-19 का क्लस्टर बन जाएगा। इसके साथ साथ जेलों में कैदियों की जो संख्या है वो कम की जाए। देखो, 2005 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट में एक सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन 436A। सीआरपीसी सेक्शन 436A में प्रोविज़न ये है कि अगर देखो अंडर ट्रायल कैदियों ने, मतलब जिस क्राइम के लिए उनको जेल में बंद किया गया है और उस क्राइम में उन्होंने मैक्सिमम से आधी से ज़्यादा अगर समय जो है वो जेल में बिता लिया है, जैसे देखो मान लीजिए चोरी की सज़ा में कोई पर्सन बंद है जेल में और चोरी के इल्ज़ाम में मैक्सिमम जो सज़ा हो सकती है वो 3 साल की हो सकती है, और उस एक्यूज ने 1.5 साल से ज़्यादा, यानी हाफ से ज़्यादा जो समय है वो जेल में बिता लिया है, तो फिर ऐसे कैदियों को छोड़ दिया जाए पर्सनल बॉन्ड पे, विद और विदाउट श्योरिटीज़, मतलब कोई गारंटी ना भी ले तो भी पर्सनल बॉन्ड पे उनको छोड़ दिया जाए। हाँ, अगर देखो कुछ हीनियस क्राइम्स हैं जैसे कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा है तो उनको ना छोड़ा जाए, और अगर लगता है प्रशासन को कि इस कैदी को नहीं छोड़ा जा सकता तो फिर पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर है वो कोर्ट में जा सकता है और दलील रख सकता है जज के सामने। हालांकि इस कैदी को सीआरपीसी सेक्शन 436A के तहत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया है उस अपराध की मैक्सिमम सज़ा का आधे से अधिक वो जेल में बिता चुका है। लेकिन ये रीज़न है, ये खतरा हो सकता है अगर इसको जेल से छोड़ा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जज फिर अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज तो देखो, इस सेक्शन को ठीक से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इस सेक्शन के आने के बावजूद प्रॉपर टाइम पे डिसीजन नहीं लिया जाता है और पूरी सज़ा अंडर ट्रायल्स के द्वारा जेल में बिता दी जाती है, फिर भी वो जेल से नहीं छूट पाते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया प्रिजनर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के संदर्भ में है ये आर्टिकल। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। बैकग्राउंड हम पहले डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो प्रिंसिपल है कि इकोनॉमी को सस्टेनेबल होना जरूरी है, इस प्रिंसिपल पर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। मतलब कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनकी जो एबिलिटी है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की, उनकी इस एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब हम रिसोर्सेज का इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते कि आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही ना और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सकें। लेकिन देखो, क्लाइमेट चेंज, हाई लेवल ऑफ कंजप्शन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में आज के समय में हो रही हैं। इससे होगा क्या, आने वाली जनरेशन्स के लिए शायद जो प्लेनेट है वो उतना ज़्यादा रहने लायक नहीं रहेगा। ये जो प्रिंसिपल है इंटरजनरेशनल इक्विटी का,
ये प्रिंसिपल कहता है हमारी आने वाली जनरेशन्स को कम से कम विरासत में उतना मिले जितना कि हमें मिला था। मतलब हमारे लिए जितने रिसोर्सेज थे, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उतने ही रिसोर्सेज हों, वो उनको भी उतना ही विरासत में मिले जितना कि हमें मिला था। ये है इंटरजनरेशनल इक्विटी का प्रिंसिपल। इस पर यूपीएससी ने जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन भी पूछा था इस बार। अगर देखो बात करें अभी सिचुएशन क्या है, देखो वैसे तो इंडिया की जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 है वो कहती है नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मिनरल्स ये तो एक शेयर्ड इनहेरिटेंस है और स्टेट एक ट्रस्टी के तौर पे काम कर रहा है लोगों की तरफ से, ताकि इस इनहेरिटेंस यानी इस विरासत के बेनिफिट को फ्यूचर जनरेशन तक भी पहुंचाया जा सके। देखो ट्रस्टी या फिर मैनेजर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है ट्रस्ट में जितना भी पैसा या फिर रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेन करना, यानी नेचुरल रिसोर्सेज रूपी जो ये शेयर्ड इनहेरिटेंस है उसको मेंटेन करना। लेकिन हमारे देश में ऑयल, गैस, मिनरल्स, इनका जो ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये जो विरासत है उसको बेचा जा रहा है और इससे स्टेट को रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। इसे मिनरल वेल्थ का नाम दिया जाता है। और देखो इससे भी ज़्यादा काफ़ी बार तो विभिन्न कंपनीज को जो ये माइनिंग ब्लॉक्स हैं वो लीज पर दे दिए जाते हैं काफ़ी कम वैल्यू पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेदांता कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से पता लगता है 2004 से लेकर 2012 के बीच स्टेट ऑफ गोवा में जो मिनरल एक्सट्रैक्ट किए गए वेदांता कंपनी के द्वारा, इसके लिए मतलब एक्चुअल जो वैल्यू थी उसका सिर्फ 5% दिया गया वेदांता के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने कोई माइनिंग ब्लॉक लीज पर दिया, कायदे से आपको 100 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन कंपनी के द्वारा आपको पे किए गए सिर्फ 5 रुपये, यानी 95% जो मिनरल्स की वैल्यू थी वो आपने लूज कर दी। ऐसा हो रहा है। इससे कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। इसका इम्पैक्ट इन इक्वालिटी में भी देखने को मिलता है। राइटर कहती हैं ये तो देखो सीधा सीधा लूट है। स्टेट को जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, 100 मिलने चाहिए थे लेकिन 5 रुपये मिल रहे हैं, स्टेट उस 5 रुपये को लेकर भी खुश है, उसको हैप्पीली स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड पर कर देती है अपने बजट में। लेकिन ना तो जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं उनकी वैल्यू आने वाली जनरेशन्स को मिल पाती है और ना ही मिनरल्स आने वाली जनरेशन के लिए बच पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी तो मिनरल्स फिर से नहीं बनेंगे ना। तो ये टोटली अनसस्टेनेबल है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, और भी देशों में ऐसा हो रहा है। जैसे IMF की रिपोर्ट के अनुसार मैनी गवर्नमेंट्स ऑफ रिसोर्स रिच नेशंस, यानी कई सारे जो रिसोर्स रिच नेशंस हैं उनकी सरकारें जो हैं, फॉर एग्जांपल यूके, नॉर्वे, वो पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा गरीब हो गई हैं। मतलब वहाँ पर पब्लिक सेक्टर की जो नेटवर्थ है वो कम हो गई है। देखो एक बात आपको बताऊं कि मान लीजिए माइनिंग ब्लॉक को लीज पर देके 100 रुपये मिलने चाहिए थे लेकिन 5 रुपये मिल रहे हैं, तो स्टेट को लगता है कि थोड़ा और रेवेन्यू कमा दिया जाए, थोड़ा और माइनिंग ब्लॉक्स को लीज पर दे दिया जाए। लेकिन अरे भैया, आपको 5 रुपये मिल रहे थे 100 के बजाय, आपने और ज़्यादा माइनिंग ब्लॉक्स को लीज पे दे दिया तो 200 के बजाय आपको 10 रुपये मिलेंगे। लेकिन लॉस तो कम नहीं होगा ना, बल्कि और ज़्यादा लॉस होगा। जो एक्सट्रैक्टर्स हैं वो तो चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए फिर से वही बात, ना तो मिनरल्स बचेंगे ना ही मिनरल्स की वैल्यू बचेगी, क्योंकि मिनरल्स की वैल्यू भी तो अच्छे से नहीं कमाई ना स्टेट ने। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि फिर मिनरल्स को कैसे मैनेज किया जाए। देखो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 ये कहती है स्टेट गवर्नमेंट्स प्रयास करेंगी कि एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स की फुल वैल्यू स्टेट को मिले। देखो नॉर्वे में एक कंसेप्ट है, मिनरल को बेच के जो पैसा प्राप्त होता है उसे फ्यूचर जनरेशन फंड में स्टोर करके रखा जाता है और फ्यूचर जनरेशन फंड के पैसे को पैसिवली इन्वेस्ट किया जाता है नेशनल पेंशन स्कीम फ्रेमवर्क के तहत। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी प्रकार का ऑर्डर दिया था, गोवा आयरन और परमानेंट फंड इस्टेब्लिश किया जाए। शुरुआत में 500 करोड़ का ये फंड इस्टेब्लिश किया गया था। अगर देखो इस प्रकार का फंड इस्टेब्लिश किया जाता है ना, तो फ्यूचर जनरेशन्स को फायदा होगा रियल में, क्योंकि इस फंड का जो डिविडेंड है वो अभी यूज होता रहेगा, लेकिन फंड जो है वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा रहेगा। और इस प्रकार के फंड का जो डिविडेंड है वो भी इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो, इससे इनइक्वालिटी भी कम होगी।
काफ़ी सारे फायदे होंगे अगर इस प्रकार का मिनरल्स को बेच के जो पैसा प्राप्त होता है उसके लिए एक फ्यूचर जनरेशन फंड इस्टेब्लिश किया जाए। ये सारे फायदे होंगे। कैपिटल तो देखो मेंटेन रहेगा, क्योंकि जो पैसा प्राप्त हुआ है उसको तो हमने यूटिलाइज किया ही नहीं, उसको तो फंड में डाल दिया, तो वो पैसा बचा रहेगा। और सेविंग रेट इंक्रीज होगी इससे, रिस्क डाइवर्सिफाई होगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया इस फंड से हमें जो डिविडेंड प्राप्त होगा वो इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इससे इनइक्वालिटी कम होगी। और चूंकि देखो मिनरल्स को बेच के सरकार को तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट करेगी पैसा प्राप्त करने के लिए, तो टैक्स पॉलिसीज भी रैशनल होंगी। तो ये सारे फायदे होंगे अगर मिनरल्स को बेच के जो पैसा मिलता है उसको एक फ्यूचर जनरेशन फंड में स्टोर करके रखा जाए और उससे प्राप्त होने वाले डिविडेंड को यूटिलाइज किया जाए, वो भी सभी सिटीजन्स में इक्वली। लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो फेयर माइनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फुली कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रमोटिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाले होने चाहिए, और लॉस कम से कम होना चाहिए। करप्शन, क्रोनिक कैपिटलिज्म, इनइक्वालिटी ये सब नहीं बढ़नी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि हम आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखें। और वही बात जो इंटर जनरेशनल इक्विटी का कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी उतनी वेल ऑफ हों जितनी की हमारी जनरेशन है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित।